हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा एसएससी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम 2017 के लिए। और इस मॉक टेस्ट में मैंने रियल क्वेश्चंस लिए हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में आएंगे, जो एग्ज़ाम अप्रैल और मई में होगा। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखें, ध्यान से देखें। और इस मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एक कॉपी और एक पेन ले लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें और उसके आंसर थोड़ी देर बाद मैं बता दूंगा आपको। और जो भी आपका स्कोर बनता है फाइनली, उस स्कोर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। मैं डेफिनेटली अपना फीडबैक दूंगा और उसको अप्रिशिएट करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। ये एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस बुक को आप ज़रूर ले लें। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिकमेंड किया है। जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी लास्ट ईयर सिलेक्शन हो चुका है मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम में और सीएचएसएल एग्ज़ाम में, उन्होंने इसी बुक से स्टडी की थी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि सर ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। और आरपीएच एडिटोरियल की ये मास्टर गाइड है, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें प्रैक्टिस पेपर भी दिए हैं, टेस्ट पेपर भी दिए हैं, सारे सब्जेक्ट आपके एक ही बुक से इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। सीधे आप इसके परचेज पेज पर पहुँच जाएंगे अमेजन पर, और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली परचेज ना करें, क्योंकि आप इसी नाम से और कई सारी बुक मार्केट में आ गई है, तो आप गलत बुक ले सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसी लिंक से जाएँ और वहाँ से आप इसको ले लें। और ज़रूर लें आप इसको आप स्किप नहीं करें, मिस नहीं करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर भी दिए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको रिकमेंड किया है जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से आपका मॉक टेस्ट शुरू होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें डायरिया की आपसे स्पेलिंग पूछी जा रही है। तो काफ़ी टिपिकल ये स्पेलिंग है, 4 वर्ड यहाँ पर दिए हैं और इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो इसको आप सॉल्व करें और उसके बाद अपना आंसर आप लगा लें। उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग है DIARRHOEA। इसमें HOEA आता है और डबल आर आता है, ये है डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 1, योर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रिसिपिएंट। इसकी क्या करेक्ट स्पेलिंग है आप देखें और इसका आंसर आप बताएं। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी RECIPIENT। ठीक है, CE नहीं आता, इसमें CI आता है, RECIPIENT। तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रिपरकशंस मतलब परिणाम। नॉर्मली नेगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज होता है, रिपरकशंस। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है आप देखें और इसका आंसर लगाएं। ए होगी, बी होगी, सी होगी या डी होगी। तो इसका आंसर होगा आपका बी, REPERCUSSION। ठीक है, बी इसकी सही स्पेलिंग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका बी। पार्ट 2 यहां से स्टार्ट होता है आपका, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, अ प्लेस फॉर डॉग्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे प्लेस फॉर डॉग्स को? इसमें दिया है कैटल, कैनल, स्टेबल और कोरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैटल हम पशुओं को बोलते हैं, एनिमल्स को बोलते हैं। स्टेबल जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है उसको हम बोलते हैं। कोरल काउस को जहाँ पर रखा जाता है उसको हम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कैनल, KENNEL, कैनल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर्ड का मतलब होता है एनिमल्स को काटना, जिसको हम बोलते हैं कसाई खाना। तो उस प्लेस को क्या क्या बोलेंगे जहाँ पर एनिमल्स को, नॉर्मली काउस को और बफेलोस को काटा जाता है, कसाई खाना जिसको हम बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका अबेटॉयर। एबिस्मल का मतलब बहुत ज़्यादा बेकार या टेरिबल। पास्चर का मतलब जो जो ग्रेजिंग लैंड होती है पशुओं के चरने के लिए, उसको हम बोलते हैं पास्चर। सैक का मतलब होता है बोरी, जिसमें हम सामान रखते हैं, आलू वगैरह भरते हैं, उसको हम सैक बोलते हैं, SACK।
प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, अ पार्टनर इन क्राइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्राइम में आपका जो पार्टनर है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसका सही आंसर आप लगा लें इसमें। इसमें आपका आंसर होगा ए, एकम्प्लिस, ACCOMPLICE। एड का मतलब सहायता होता है, नाउन भी है और ये वर्ब भी है। एकम्प्लिश का मतलब किसी चीज़ को अचीव करना, और कंपेनियन का मतलब भी साथी होता है, तो एकम्प्लिस इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू गॉड आर मेड। मतलब जिसको हम बोलते हैं जिस पे हम भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं या कोई चीज़ चढ़ाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इस पर भगवान की मूर्ति रखी रहती है, तो उसके लिए क्या वर्ड है, तो ALTAR, ऑल्टरनेटिव एंड ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के, वन आफ्टर द अदर। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, ALTER, और ऑल्टर इसमें सही आंसर होगा ALTAR। ठीक है, आ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू गॉड आर मेड, तो इसका सही आंसर होगा ALTAR। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस है, ये तो लेबर की बीमारी होती है। सेरिब्रल पाल्सी, इसमें मानसिक विकास नहीं हो पाता। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ करना या माफ़ी देना, तो इसका सही आंसर होगा एमनीसिया। एमनीसिया होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, तो बी यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एफ्लुएंट, EFFLUENT। इसको एक वर्ड और होता है जिसमें ए यूज होता है, एफ्लुएंट, जिसका मतलब होता है वेल्दी, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, ई है, एफ्लुएंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वेस्ट वाटर। जो बेकार पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, जो सीवेज होता है, वो होता है एफ्लुएंट। तो इसका आंसर वेल्दी ना होते हुए सीवेज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रेक। रेक इन भी एक फ्रेज होता है। रेक का मतलब होता है कलेक्ट करना या इकट्ठा करना। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, कलेक्ट, डिस्पर्स, श्रिंक एंड रिफ्यूट। तो रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, अशर, USHER। 4 ऑप्शन दिए हैं, एनिमी, एड, AIDE, फिनिशर और कैलस। तो अशर का मतलब होता है आपका हेल्पर या असिस्टेंट या अटेंडेंट। जैसे आप जब फिल्म देखने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, तो एक व्यक्ति होता है आपको आपकी सीट दिखाता है, वो उसको ही हम बोलते हैं अशर या अटेंडेंट। तो उसके लिए एक दूसरा वर्ड है एड, AIDE, तो इसका आंसर होगा AIDE। रेंडर, यहाँ पर लेकिन आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसका अपोजिट वर्ड आपको देना है रेंडर का। रेंडर का मतलब होता है डिलीवर करना या प्रस्तुत करना या देना, या किसी प्रोग्राम को प्रस्तुत करना, उसको भी हम बोलते हैं रेंडर। तो प्रस्तुत करने का जो उल्टा होगा वो होगा होल्ड। होल्ड मतलब रोक के रखना, तो सी यहाँ पर आपका आंसर होगा। डेकोरेट, मॉक, और मॉक का मतलब नकल करना, इमिटेट का मतलब भी नकल करना होता है, तो होल्ड यहाँ पर आपका सही आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रीवैम्प। ये वर्ड भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम में। रीवैम्प का मतलब होता है रिनोवेट करना, उसको फिर से रिक्रिएट करना। ठीक है, और डिसफिगर का मतलब होता है उसको बिगाड़ देना, तो डिसफिगर यहाँ पर आपका एंटोनिम होगा। रिकैपिचुलेट मतलब सम अप करना। टेम्पर मतलब किसी वस्तु से छेड़छाड़ करना, ये है टेम्पर, TAMPER। और जो गुस्से वाला जो टेम्पर होता है वो TEMPER होता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा आपका डिसफिगर। रीवैम्प का एंटोनिम होगा डिसफिगर। ससेप्टेबल, इसका एंटोनिम क्या है? ससेप्टेबल का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आसानी से प्रभावित हो जाता है किसी भी चीज़ से। जैसे अगर मैं बोलूं कि ससेप्टेबल टू इंजरी, मतलब वह व्यक्ति इंजरी से आसानी से प्रभावित हो जाएगा, जल्दी से उसको चोट लग जाएगी, ससेप्टेबल टू इंजरी। तो और जो प्रभावित नहीं होता आसानी से, वो उस चीज़ को रेजिस्ट करता है, उस चीज़ का विरोध करता है। तो इसलिए ससेप्टेबल का जो एग्जैक्ट एंटोनिम होगा वो होगा रेजिस्टेंट। स्ट्रेनुअस मतलब जिसमें काफ़ी हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है। फीबल मतलब कमज़ोर। रोबस्ट मतलब मजबूत। तो ससेप्टेबल यहाँ पर आंसर होगा और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये स्पॉटिंग एरर का पार्ट है। ही शाउटेड ऑन मी
फॉर नो मिस्टेक ऑफ माइंड। क्या गलती है इसमें, आप देखें, ध्यान से पढ़ें और इसमें आप गलती निकालें। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके मल्टीटास्किंग एग्जाम में आएंगे, और मल्टीटास्किंग एग्जाम में आपके 3 पार्ट होंगे एक सेंटेंस के, उन तीनों पार्टों में एक एरर होगी, और यदि उसमें एरर नहीं है तो आपका डी उसमें आपका आंसर होगा, दैट इज नो एरर। तो ही शाउटेड, यहाँ पर ऑन की जगह इसमें आएगा एट, ही शाउटेड एट मी, तो इसमें ए पार्ट में गलती होगी और ए इसमें आपका आंसर होगा। 16 देखते हैं, शी हैज़ बीन लिविंग इन आगरा सिंस शी हैज़ लॉस्ट हर जॉब इन दिल्ली। वह आगरा में रह रही है जब से उसका जॉब छूटा है। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है, आप ध्यान से पढ़ें। इस तरह के सेंटेंस बहुत टिपिकल सेंटेंस है ये बैंकिंग एग्जाम के लिए और एसएससी एग्जाम के लिए। तो इस सेंटेंस में क्या गलती आप लगा लें इसका आंसर। सिंस के बाद हम हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, इसमें हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें हम बोलेंगे शी हैज़ बीन लिविंग इन आगरा सिंस शी लॉस्ट हर जॉब इन दिल्ली। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा और सी इसका आंसर आपका होगा। 17 देखते हैं, आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई लीव फॉर अमेरिका। इस तरह के सेंटेंस में वर्क यहाँ पे गलत दिया हुआ है, वर्क इसमें अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पीसेस ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क अनकाउंटेबल है, यहाँ पे पीसेस ऑफ वर्क बोल सकते हैं, या वर्क में से आप एस हटा सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रामेटिकली सही यदि आपको करना है तो ये होगा मैनी पीसेस ऑफ वर्क। तो इसमें ए आपका आंसर इसमें होगा। द मैन इज वाइल्ड बाई नेचर एंड ही लव्स एडवेंचर। बहुत अच्छा सेंटेंस है, और कहाँ पर इसमें गलती है आप ध्यान से देखें, और बहुत ही इसमें माइनर मिस्टेक है इस सेंटेंस में, और ग्रामर की कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। और इसी तरीके की मिस्टेक्स बिल्कुल कॉमन और बिल्कुल बेसिक जो मिस्टेक्स होती हैं वो एसएससी एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए यहाँ पर हम मैन, किस मैन की बात कर रहे हैं हमें ये पता नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिक मैन नहीं है, एक कॉमन मैन है, एक जनरल मैन है, हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग मैन से पहले नहीं होगा। मैन इज़ बॉइल्ड बाय नेचर, हम इस तरीके से इसको बोलेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर मैन नहीं है, हम एक जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए आपका आंसर होगा। दा इसमें डिलीट करना होगा आपको, दा इसमें नहीं आएगा। 19th देखते हैं, द ट्रैफिक इन द मेट्रोज हैव बिकम अनकंट्रोलेबल इन द रिसेंट टाइम्स। तो ये है आपका सब्जेक्ट की एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है इसमें। और इस सेंटेंस में जो रियल आपका सब्जेक्ट है वो मेट्रोज नहीं है बल्कि ट्रैफिक है। मेट्रोज के अंदर जो ट्रैफिक है वो है आपका रियल सब्जेक्ट, और ट्रैफिक चूँकि सिंगुलर है इसलिए इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर में आएगी, और हैव की जगह आप लगाएंगे हैज़, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और इसमें बी आपका आंसर होगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आई रीच द प्ले ग्राउंड दे वर प्लेइंग फॉर द लास्ट 3 आवर्स। देखिए ये सेंटेंस पूरा पास्ट में है, और इसमें ये बोला जा रहा है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो पिछले 3 घंटे से खेल रहे थे। तो इस सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट में है, और फॉरवर्ड सेंस का प्रयोग हम कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं, लेकिन ये पास्ट में है तो इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना होगा आपको। तो यहाँ पर आएगा इसमें, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, दे हैड बीन, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड सेंस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर ये, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इसमें प्रयोग होगा। तो दे वर की जगह यहाँ पर आपको बोलना होगा दे हैड बी, तो बी इसमें आपकी गलती होगी, बी इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 21। एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ योर विल कम एंड हेल्प यू। देखिए यहाँ पर क्या गलती है इसमें, आप देखें वो गलती निकालें किस पार्ट में इसमें गलती है। योर और योर्स में क्या गलती, क्या अंतर होता है। योर जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो नाउन के साथ यूज होता है, जैसे योर बुक, योर हाउस। लेकिन हम जब इस तरीके से योर का यूज़ करते हैं ऑफ के बाद, तो वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, और उसमें हम हमेशा लगाते हैं योर्स। योर्स उसमें हम योर्स, माइन, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो ये फ्रेंड ऑफ योर्स यहाँ पर आपको बोलना होगा, और ए इसमें आपका आंसर होगा। 22 देखते हैं, आई यू एंड ही हैव बीन गुड फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग। क्या गलती है इस सेंटेंस में, देखें काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, काफ़ी ट्रिकी सेंटेंस है, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में।
इसमें आपका जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, 3 आपके जो प्रोनाउन दिए हैं, आई, यू एंड ही, बाकी इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। इसमें केवल जो सीक्वेंस है इन प्रोनाउंस का वो गलत है। सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है टू, और उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, और उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन, 2 3 1, इस तरह का सीक्वेंस रखा जाता है प्रोनाउन में। तो पहले आएगा यू, फिर आएगा ही, फिर आएगा आई। तो इसमें ए पार्ट का सीक्वेंस गलत है और ए इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये फिलअप्स हैं। इफ यू डू नॉट नो अ वर्ड, लुक इट इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में यदि आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं पता है तो उसका मतलब आप डिक्शनरी में देखें, और डिक्शनरी में देखने को, किसी वर्ड को हम जब डिक्शनरी में देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं लुकअप। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लुक इट अप। लुक इन टू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, और लुक थ्रू का मतलब होता है सुपरफिशियली किसी चीज को पढ़ना। 24 वी मस्ट द फाउंडेशन बिफोर वी इरेक्ट अ बिल्डिंग। बिल्डिंग इरेक्ट करने से पहले हमको फाउंडेशन रखना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्योंकि मस्ट, कैन, शुड, इन सभी के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की। तो इसमें फाउंडेशन रखने को हम बोलते हैं ले द फाउंडेशन। लाई नहीं होता, लाई मतलब झूठ बोलना होता है, और लाई मतलब लेटना भी होता है। लाइड ये सेकंड फॉर्म है झूठ बोलने की, और ले की सेकंड फॉर्म लेड है। तो यहाँ पर ये वाला वर्ड आएगा इसमें ले। ठीक है, तो बी यहाँ पर इसमें आपका आंसर होगा। यू आर गिविंग ए लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है झूठा बहाना बनाना जिसका कोई बेस नहीं है। योर एक्सप्लेनेशंस डू नॉट, अब इसमें ऑप्शन दिए हैं अबाइड बाय, अमाउंट टू, एड टू। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एड अप, क्योंकि एड अप का मतलब होता है मेक सेंस। यू आर गिविंग अ लेम एक्सक्यूज, योर एक्सप्लेनेशंस डू नॉट एड अप, मतलब आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसका कोई सेंस नहीं निकलता। ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करके मुझे भेजना है कमेंट बॉक्स में, और इसका सही आंसर आप भेजें। डेफिनेटली मैं फीडबैक दूंगा अपना, और आपको अप्रिशिएट करूंगा आपके इन्वॉल्वमेंट के लिए। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। यदि आपके 18 से 25 नंबर इसमें आए हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और हाई चांसेस हैं आपके सक्सेस के। 16 से 18 में भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन 15 से नीचे यदि आए हैं तो आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 10 to 15 बिलो एवरेज एंड बिलो 10 मतलब पुअर आपकी परफॉर्मेंस है। तो इसके हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं और कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना नहीं भूलें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, और ज़रूर इससे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और एक बेल का आइकॉन होता है उसको आप दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस इस यूट्यूब चैनल के सारे टाइम पर आपको मिलते रहें। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, भूलें नहीं, ताकि आपको सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो टाइम पर मिलते रहें। और ये है मेरे सारे ईमेल आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और ये फेसबुक पर इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, इसको भी आप लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.